This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's session, we are focusing on a very important question, that is list of heading. सदाबहार सवाल है ये, हर दफा आता है, हर साल आता है, हर पेपर में आता है, चाहे ये जनरल हो या एकेडमिक हो। इस जब लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल आता है ना, तो उसमें ये सवाल होता ही नहीं है कि ये एकेडमिक है या जनरल है, क्योंकि ये बहुत वही देखिए सेम पैटर्न है, वही वेटेज है, उसमें ही वर्ड्स हैं जितने वर्ड्स आपको एक रीडिंग पैसेज के अंदर मिलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ दूसरे सवाल पे भी नजर हमको डालनी पड़ती है कि दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरा सवाल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। और लेकिन वो फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ 3 नंबर की है। इसका मतलब है बाबा जानी इसमें और भी कुछ मिलने वाला है। तो वो और क्या है? ओ माय गॉड, इसमें इन्होंने आपको एमसीक्यूज भी दे दिए आज का। यानी कि जो सेशन है वो सुपर डुपर होने जा रहा है, क्योंकि आज के सेशन में आप दो नई चीजें पढ़ रहे हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग और एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को किस तरह से डील किया जाता है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। हाउ डू वी डील। अब लेकिन देखो, जो सेक्शन 3 होता है या पैसेज 2 होता है या पैसेज 3 होता है, अब ये 3 सवाल आए हैं तुम्हारे पास पैसेज के अंदर। अब इन 3 सवाल को एक साथ कैसे डील किया जाएगा, दैट्स अ बिट चैलेंजिंग टास्क इन आइल्स रीडिंग। तो इसीलिए मैंने रीडिंग का सेशन अब आज पहले रखा है, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा देता है। आप थोड़ा सा परेशान होते हैं, यार हाउ आर वी गोइंग टू आंसर ऑल 3 टुगेदर। बस यही चीज आपको सीखनी है आज के सेशन में। अगर आप मेरे बहुत प्रीवियस सेशंस उठाकर देख लें, गूगल क्लासरूम में मैंने अब असाइनमेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है कि मैं रिलेटेड वीडियोस भी आपको दे देता हूं। तो जब आप असाइनमेंट्स को सॉल्व किया करें तो रिलेटेड वीडियोस भी देखा करें कि सर ने जो असाइनमेंट दिया है उस असाइनमेंट का आंसर कैसे सॉल्व किया है। ठीक है ना। तो असाइनमेंट सॉल्व करने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ मेरे लेक्चर को सुन लें, उसी रिलेटेड लेक्चर को। ठीक है, हर असाइनमेंट पे लेक्चर रिकॉर्ड हुआ हुआ है और वही उसी गूगल क्लासरूम में अपलोड हुआ हुआ है। मैं आपसे शेयर कर देता हूं, आप ये देखिए। आप जब गूगल क्लासरूम में जाते हैं, अभी काम ही कर रहे थे हम आपके ऊपर, मेरे ये वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरा वीकली मॉक टेस्ट लिसनिंग का भी हुआ था सैटरडे को, यहाँ पर अपलोड हुआ हुआ है। ठीक है, आप अपेयर होना चाहें दोबारा अपेयर हो सकते हैं। रीडिंग के मॉक टेस्ट यहाँ पर आए। ठीक है, अगले हफ्ते ये यहाँ से, अब ये पूरे हफ्ते पड़े रहेंगे। अगले सैटरडे और संडे को ये वाली फाइल्स रिमूव हो जाएंगी और नई फाइल्स अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पर राइटिंग का मॉक टेस्ट है। ये राइटिंग का मॉक टेस्ट आपके पास संडे को अपडेट हो जाता है। मंडे पूरा दिन होता है कि आप इसको में अपेयर हो जाएंगे, उसके बाद इसके लिंक्स डिसेबल हो जाते हैं। पूरे हफ्ते बैठ के तो मैं राइटिंग्स चेक नहीं कर सकता, तो मैं मंडे को राइटिंग्स चेक करके मैंने ट्यूसडे को सबको रिस्पॉन्स दे दिया था। ठीक है, अब जिसने नहीं अटेम्प्ट किया वो सोता रहे। फिर आ जाए सर हसीब के लेक्चर। सर हसीब मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को पढ़ाते हैं। एवरी मंडे जो वो पढ़ाते हैं वो यहाँ पर अपडेट होता रहता है। अब ये प्रीवियस मंडे भी है, बुक 13 पढ़ा रहा था, असाइनमेंट्स भी पढ़े हुए, तो जो प्रीवियस मंडे को सुनना चाहे बिल्कुल सुने जाकर। ठीक है ना। उसके बाद देखें, बुक 14 आ गई इस मंडे की, तो बुक 14 का डाटा आ गया, उसकी रिलेटेड वीडियोस आ गई। और आगे चलिए, राउंड 2। अब राउंड 2 के अंदर ये कल का असाइनमेंट यहाँ पर आ गया है, इसकी रिलेटेड वीडियोस भी आ गई है। ये देखें, बुक 14 की सेक्शन 2 और पैसेज 2 की रिलेटेड वीडियोस आ गई है। अच्छा, उसके बाद आज राउंड 3 है, तो आज का असाइनमेंट यहाँ पर आ जाएगा, बल्कि आ चुका है। असाइनमेंट आ गया है, आज का लेक्चर रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर आ जाएगा। सेक्शन 3 पैसेज 3 की रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा हो गया। अब पहले मतलब वक्त के साथ साथ बेहतरी आती जाती है, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा हो गया, जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उसकी रिलेटेड वीडियोस हैं। तो आप
डे टू डे जा सकते हैं। फिर लिसनिंग के जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो सारे यहीं पर अपलोड होते हैं। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिसनिंग के सारे लिंक्स यहाँ पर अपडेट कर दिए। जो मेरा कल का लेक्चर था मंडे का वो यहाँ पर अपडेट हो गया है। आज का जो लेक्चर होगा वो भी यहाँ अपडेट हो जाएगा। आप किसी भी पार्ट की प्रैक्टिस करना चाहें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बुक वाइज, वो सारे लिंक्स यहाँ मौजूद हैं। व्हाट्सएप के ऊपर क्योंकि खिचड़ी बन जाती है, अक्सर बच्चे बोलते हैं खिचड़ी बन जाती है, तो वो खिचड़ी को हमने बिरयानी में कन्वर्ट कर दिया आपके गूगल क्लासरूम में। अब मैं क्योंकि थर्सडे को मेरा और भी सेशंस होते हैं, तो मेरा थर्सडे का जो लेक्चर है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ अपने। लाइव सेशन में सबा लेंगी और मेरा यहाँ का डिस्कशन ऐसे है मेरा, वो उसकी रिकॉर्डिंग कल अपलोड हो जाएगी यहाँ पर। तो जो स्टूडेंट्स बजित थे सर आप भी अपनी कुछ सर्विसेज राइटिंग में दें, तो वो मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग को फॉलो कीजिएगा। लाइव सेशन में मैं सब आपको मिलेंगी। फ्राइडे को मैं टास्क 1 पढ़ाता हूँ। देखें एकेडमिक का टास्क 1 लाइन ग्राफ अपलोड हो गया। मेरा अगला लेक्चर आ रहा है पाई चार्ट के ऊपर, तो वो पाई चार्ट का भी पीडीएफ आ चुका है। जनरल राइटिंग में मैंने अभी लास्ट टाइम फॉर्मल लेटर्स पढ़ाए थे, इनफॉर्मल लेटर्स सेमी फॉर्मल की पीडीएफ आ चुकी है। कल यहाँ का इसका लेक्चर भी आ जाएगा। तो जो लोग मेरी राइटिंग के लेक्चर्स को सुनना चाह रहे हैं वो मेरे यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए आप गो थ्रू करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये प्रीवियस है। तो आजकल मेरी जितनी भी फाइल्स हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। गूगल क्लासरूम को से मुझे फॉलो करें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे एंड वेडनेसडे लिसनिंग, थर्सडे और फ्राइडे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहाँ मिलेंगे, उसका मटेरियल यहाँ मिलेगा। और जो टेस्ट होगा जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको राइटिंग का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, जो मिस सबक कल के लेक्चर में पढ़ाएंगी वो भी डिस्कशन ऐसे ही पढ़ाएंगी, तो आप लाइव सेशन में मिस सबक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और मेरी रिकॉर्डिंग्स को फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, और कल स्पीकिंग के अंदर आपकी मुलाकात में साफिया से भी होगी। शी विल बी कंडक्टिंग योर सेशन ऑन क्यू कार्ड्स। वापस आ जाते हैं। अब आपके सामने है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। जब आपके पास 3 सवाल हो ना, कैसे डील करेंगे सुन लो। एमसीक्यूज के लिए आपको कभी कभार लिख कर दे दिया जाता है कि ये कौन से पैराग्राफ में है, लेकिन इत्तेफाक 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 यहां पर मेंशन नहीं किया गया कि ये कौन से पैराग्राफ से मिलेंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको पढ़ना है। आपने इस स्टेटमेंट को पढ़िए। ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद यूजिंग एनिमल स्किन्स एंड वुड स्ट्रिप्स। ये जो कीवर्ड्स है ना ये आपको लेकर पहुंचेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाई डिड पपायरस मैन्युफैक्चर हैमर द पपायरस। मेरे लिए कौन सा वर्ड कीवर्ड है, मैन्युफैक्चर एंड हैमर। फिर यहां पर है व्हेन रेफरिंग टू बर्निंग लाइब्रेरीज एंड बुक्स। मेरे लिए कीवर्ड क्या है, बर्निंग लाइब्रेरीज एंड बुक्स। याद रखो चाहे तुम लिसनिंग कर रहे हो, क्योंकि आज लिसनिंग में भी मैंने एमसीक्यूज को ही टारगेट करना है। आज का सेशन स्पेशल एपिसोड होती है एमसीक्यूज के ऊपर। हम लिसनिंग में भी एमसीक्यूज को टारगेट करेंगे, रीडिंग में भी एमसीक्यूज को टारगेट कर रहे हैं, और दोनों का फॉर्मेट सेम है, सेम फॉर्मेट है कि जो आपका स्टेटमेंट के कीवर्ड्स हैं उसको पैराफ्रेज नहीं किया जाता। व्हाट डज द राइटर कंक्लूड, हमेशा कंक्लूजन आखिरी पैराग्राफ में लिखी जाती है। अब ये वाला जो नाम है देखो, अगर तुम स्मार्ट रीडिंग करना चाहते हो तो स्मार्ट रीडिंग ये होती है कि आप अब रिवर्स में चलेंगे और रिवर्स में चलकर आपने इसको अब सिर्फ इसी तरह से रेक्टेंगल कर दिया। आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ मिल रही है। फिर आपने देखा ऊपर बर्निंग लाइब्रेरीज एंड बुक्स। अगर आपकी आंखें इस तरह से काम करेंगी, अब आपने ऊपर और चले गए मैन्युफैक्चर एंड पपायरस। अब आपने मैन्युफैक्चर एंड पपायरस को एक नजर देखा, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड मिल गया, तो मैंने कहा हो सकता है कि कुछ और भी टकरा जाए। मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग शीट्स मिल गया। फिर मुझे एनिमल स्किन्स चाहिए था, तो एनिमल स्किन्स और वुड स्ट्रिप्स मैंने देखे कहीं आपको पैराग्राफ ए के अंदर मुझे नजर आ गया, एनिमल स्किन्स एंड वुड स्ट्रिप्स। ये बात जहन में बिठा लो
कि एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो स्टेटमेंट है उसके कीवर्ड्स को तुम तलाश कर लो, और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। सिर्फ एमसीक्यूज में मैंने ये बात कही है, एमसीक्यूज के अंदर, कि आप स्कैन कर लें। अच्छा, अब आपके पास यहां पर ये 3 नंबर का सवाल है। अल्लाह करे ऐसे 3 नंबर हमें मिल जाया करे। देखो यहाँ लिखा हुआ है 79 CE, और यहाँ लिखा हुआ है 5000 ईयर्स, और यहाँ लिखा हुआ है सेलुलोज। ठीक है ना। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये बदल नहीं सकते। तो मुझे 79 CE यहां मिला, और मैंने ऊपर ही देखा तो मुझे सेलुलोज भी मिल गया। मैंने कहा लो भाई, अब मैं आपको अपनी मार्किंग स्कीम समझाऊं। मुझे पैराग्राफ ए से मिलने वाला है +2। क्यों सर? क्योंकि 1 नंबर हेडिंग का मिलेगा और 1 नंबर एमसीक्यूज का। फिर यहां से मुझे मैन्युफैक्चर मिला था, मुझे ये भी +2 देगा। 1 नंबर एमसीक्यूज का, 1 नंबर लिस्ट ऑफ हेडिंग का। लेकिन पैराग्राफ सी पढ़कर मुझे क्या मिलेगा? 3 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स के, 1 नंबर लिस्ट ऑफ हेडिंग का। मैंने लगाना है चौका। यानी कि इस पेज के ऊपर जितना डेटा तुम्हारे सामने है, ये तुम्हें देने वाले हैं 8 नंबर। ये जिस दिन सीख जाओगे ना, तुम्हारे लिए पेपर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब यहां पर देखो कितना ज्यादा डेटा है, कितना ज्यादा डेटा है। और तुम्हें सिर्फ डी अगर पढ़ोगे तो डी से तुम्हें मिलेगा +1, और इसमें तुम्हें एक एमसीक्यूज भी था तो +2। फिर यहां पर हमने बर्निंग लाइब्रेरीज था +1। फिर यहां से हमें मिलने वाला है +2 लिस्ट ऑफ हेडिंग। और अब आप देखें कितने नंबर मिलने बेटा? 7 नंबर। डेटा बहुत ज्यादा है, ढूंढना ज्यादा पड़ेगा। 7 नंबर यहां से, 8 नंबर वहां से। दिस इज कॉल्ड हाउ टू स्कैन योर पेपर। आपने अगर स्कैनिंग अच्छी कर ली, आपको समझ आ गया कि मेरे नंबर कहाँ कहाँ से मुझे मिल रहे हैं, ये समझ आप समझ सकते हैं। जब मेरे साथ आप सेशंस लेते रहते हैं, आपको समझ आ जाती है बात कि कहाँ से मुझे नंबर मिल रहे हैं। अब आपको स्टार्ट लेना है। लेकिन अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी क्योंकि हमें बतानी है, तो पेपर शुरू करने से पहले देखो मैंने कहां से स्टार्ट लिया। मैंने एमसीक्यूज के स्टेटमेंट्स को पहले पैराफ्रेज, उसके कीवर्ड्स को पकड़ा। मेरे पास 3 मिनट में आपको देता हूं, 3 मिनट में ये काम कर लो तो तुम्हारा 15 मिनट में पेपर सॉल्व हो जाएगा। 15 मिनट में पेपर सॉल्व होगा अगर तुमने ये काम किया। अगर तुम ऐसे ही शुरू होगा, तुम्हें बाद में कहेगा अच्छा यहाँ पर एमसीक्यूज भी था, ओहो अब मैं दोबारा पढ़ूं। अगर तुम दोबारा रीड करोगे, दैट्स अ ब्लंडर इन आइल्स रीडिंग। आपको दोबारा रीड नहीं करना, आपको प्लान के मुताबिक चलना होता है। ये आपका, आपने प्लानिंग कर ली। अब आपने पहले एमसीक्यूज को स्कैन किया, फिल इन द ब्लैंक्स को स्कैन किया। अब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की जितनी हेडिंग्स हैं, इन सबको रीड करेंगे। सॉल्विंग द पजल ऑफ papyrus डॉक्यूमेंट, the importance of written records and different ways of recording them, the use of papyrus range of purposes, suggestions for the future possibilities for papyrus, how papyrus was cultivated during and different during manufacturing methods, the decline of papyrus use, the preservation and destruction of papyrus documents, the process of papyrus production। आपने इन सारी बातों को रीड कर लिया, और रीड करने के बाद अब आप जा रहे हैं। अब देखो तुम इस वक्त हुए 9:20। ये काम तुम्हें करना था 3 मिनट में। अब 9:35 पे ये खत्म हो जाना चाहिए। 9:35 पर ये खत्म हो जाना चाहिए। हम अपनी अब एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं, अब हम सिर्फ रीड करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। जैसे एक स्टूडेंट को रीड करना होता है पेपर के अंदर, मेरे सामने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है। मुझे ये बात पता है कि मेरा एक एमसीक्यूज यहाँ छुपा हुआ है, तो मुझे कंफर्म है, सी बात है कि यहां से मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग मिलेगी। जब मुझे यहां से 1 नंबर का एमसीक्यूज मिल रहा है, तो 1 नंबर की यहां से। चलिए, लाइब्रेरीज
And archives are cultural crossroads of knowledge exchange, where the past transmit information to the present, where the present has the opportunity to inform the future of the bureaucracies have become the backbone of civilization as the governments try to keep track of population, business transaction and taxes. याद रखना, जब भी लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए पैराग्राफ ए पढ़ोगे, फर्स्ट 4 लाइंस, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो मैं यहां से कभी भी, मुझे कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग का जवाब फर्स्ट 4 लाइंस में पैराग्राफ ए में नहीं मिला, हमेशा लास्ट 4 लाइंस में ही जवाब मिलता है. ये मेरी बहुत अरसे की ऑब्जर्वेशन है. पैराग्राफ ए की बात कर रहा हूं, सिर्फ पैराग्राफ ए की बात कर रहा हूं कि फर्स्ट 4 लाइन में कभी नहीं मिलेगा. तो तुम्हारी तवज्जो यहां पर होनी चाहिए. कहता है एट अ पर्सनल लेवल आवर लाइव्स आर गवर्न्ड बाय द डॉक्यूमेंट्स वी possess. जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, हमारी जिंदगियां उस पर लिखी होती हैं. वी आर सर्टिफाइड ऑन पेपर लिटरेरी फ्रॉम बर्थ टू डेथ. हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एंड रिटन डॉक्यूमेंटेशन कैरीज इनॉर्मस कल्चरल इंपॉर्टेंस. आपका एनआईसी, आपका पासपोर्ट देख कैरी इनॉर्मस कल्चरल इंपॉर्टेंस. अब जब आपने इन बातों को पढ़ा, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन, इंपॉर्टेंस, कल्चरल, तो बताइए आप कहाँ जा रहे हैं. देखिए, और फिर अगर आपने थोड़ी सी एक बात इस लाइन से भी आपने पढ़ी, ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात हुई, गवर्नमेंट ट्राई टू कीप ट्रैक ऑफ पॉपुलेशन, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड टैक्सेस. इट मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स. आधी बात मिल गई है. लेकिन अगर हम बात करें डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग देम, ये वाली बात अभी नहीं मिली है. तो इस पैराग्राफ से इन्होंने आधी बात दी है आपको. आधी बात देखें आपको कहां पर जाके मिलेगी, क्योंकि अभी आपका पैराग्राफ ए चल रहा है. आधी बात मिल गई. इंपॉर्टेंस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स वाली बात आ गई. मैंने कल आपको एक वर्ड बताया था इंपॉर्टेंस, और इंपॉर्टेंस का वर्ड इत्तेफाक से यही मैच कर गया. आप दूसरा वर्ड भी लिखिए, सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस रिकॉर्ड्स आपको नजर आ गया. बर्थ एंड डेथ certified on paper literally from birth to death. These are the written records, right? Documentation requires a writing tool and a surface upon to record the information permanently. आ गया रिकॉर्डिंग की बात, आ गई डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग देम. अबाउट 5000. तो अब इसका जवाब कैसे लिखेंगे बेटा? इसका जवाब आंसर शीट के अंदर आप क्वेश्चन पेपर पर ही लिखिएगा. ये गलती मत करना कि तुम जाकर लिखना शुरू कर दो आंसर शीट पर. नहीं, देखो गंदी हो जाती है आंसर शीट, ऊपर नीचे हो जाते हैं. अपने आंसर सारे यहीं लिखना. जब पूरा एक सेक्शन और पैसेज मुकम्मल हो जाए फिर आगे शिफ्ट होना. कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइनिंग द फाउंडेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. एंड माफ कीजिएगा, हम वहां चले गए. कहते हैं about 5,000 years ago the Sumerians started to use reeds, sticks, make mud blocks, different ways of recording despite being waterproof. आपने अपना जवाब तो एक दे दिया है. अब आपका फोकस रहना चाहिए MCQs. MCQs के जवाब को देने का तरीका सुन लो. तुम सिर्फ अपने उस पैसेज को जहां पर वो तुम्हारा कीवर्ड है, उस बात को थॉरो रीडिंग करना. ना तुम्हें ए देखना है, ना तुम्हें बी देखना है, ना तुम्हें सी देखना है. मेरे इस मशवरे पे अमल कर लेना, फायदे में रहोगे. ये देखो, अदर कल्चरल यूज मोर फ्लेक्सिबल बट लेस परमानेंट surfaces including animal skins and wood strips. मैं इस जुमले को दोबारा पढ़ रहा हूं. Other cultures used more flexible but less permanent surfaces including animal skins and wood strips. पढ़ लिया. अब तुम देखो तुम जवाब कैसे दोगे. तुम्हें ABCD मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा था. अब मैं कहता हूं कि देखो तुम्हारा स्टेटमेंट पढ़ो, क्या सवाल था. तुमने जिस सवाल, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद यूजिंग एनिमल स्किन्स एंड वुड स्ट्रिप्स. मैंने एक बात को बार बार रिपीट किया, लेस परमानेंट सरफेसेस, दे कुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द फायर. एलिमिनेशन रूल समझो.
क्या मैंने तो मेरी जबान से आग निकली? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, आपके मुंह से आग कहाँ निकलेगी? क्या मेरे जबान से आग का वर्ड निकला? नहीं निकला। निकाल दो इसको, ये कहलाती है एलिमिनेशन। क्या मैं देवर इनसफिशिएंटली फ्लेक्सिबल, मतलब मैंने आपसे कहीं पर ये कहा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल थे? नहीं, नहीं सर, आपने ऐसी कोई बात नहीं कही। क्या मैंने आपसे ये ऐसी कोई बात कही, देवर नॉट इजी टू स्टोर? भाई उनको रखना बहुत आसान नहीं था, देवर इट्स वेरी वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर। मैंने स्टोरेज की बात करी, मैंने बहुत ज्यादा इनसफिशिएंटली फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी, मैंने फायर की बात करी। देखो ये चीज होती है जो आप कहते हैं कि सर ऐसी तो आपने कोई बात ही नहीं की है। आग वाली बात, स्टोरेज वाली बात, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है आपने फ्लेक्सिबल कहा था, लेकिन इसके साथ जो वर्ड आपने जोड़ दिया ये वाली बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने ये कहा लेस परमानेंट सरफेसेस, तो बताओ तो उसका मीनिंग किससे मैच हो रहा है? पहुंच जाओ। ये कहलाता है एलिमिनेशन रूल। कि पहले जब आप पैराग्राफ को पढ़कर आते हैं तो आप चीजों को खुद ही एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब आपका जवाब किसके साथ जा रहा है? बहुत ही आसानी के साथ। योर आंसर गोज विथ दे डिड नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे चलिए। अब आपको बी पढ़ना है। अच्छा, बी से आपको पता है कि आपको बी से क्या मिलेगा? एक लिस्ट ऑफ हेडिंग मिलेगी और एक आपको मिलेगा एक 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 एमसीक्यूज। चलिए एमसीक्यूज के कीवर्ड्स को पढ़ लेते। व्हाई डिड पपायरस मैन हैमर द पपायरस? मुझे हथौड़ा चाहिए। जब हथौड़े का वर्ड आएगा तो मैं वापस आऊंगा यहाँ पर। देखिए, कहता है papyrus is strongly associated with Egyptian culture, although all ancient civilization around the Mediterranean, the papyrus is a tall grass. It was harvested from the shallow water and swampland on the banks of the river Nile. Manufacturing sheets of papyrus from papyrus sedge was a complex, messy process. The pith from inside the plant's stem was cut into long strips. They were laid side by side. Then they were covered with a second layer strips, which were laid at the right angle to the first. क्या हो रहा है ये? क्या बता रहा हूं मैं आपको? मैं आपको क्या बता रहा हूं ये? Manufacturing sheets of papyrus from a papyrus sedge was a complex, messy process. Pith from inside the plant's stem was cut into the long strip. They were laid side by side. ये क्या बता रहा हूं मैं आपको? उनको बराबर रखा जाता था। फिर उसके बाद then they were then covered with another layer, second layer of the strip, which were laid at right angles to the first. आपको एक कीवर्ड भी इसमें मिल गया, मैसी प्रोसेस। फिर आपको दूसरा वर्ड भी मिल गया, मैन्युफैक्चरिंग। तो बताइए, मैन्युफैक्चरिंग का आपको सिनोनिम उठाना है। मैन्युफैक्चरिंग का आपको सिनोनिम उठाना है। प्रोसेस का वर्ड आपको मिला हुआ है एंड योर आंसर गोज विद द प्रोसेस ऑफ papyrus प्रोडक्शन। ये पूरा प्रोसेस आपको बताया जाना ना, ये प्रोसेस है ना, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसके रूल्स क्या हैं, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। दिस इज द प्रोसेस। ठीक है। फिर उसके बाद हथौड़ा आ गया। एंड देन सोक्ड इन वाटर एंड हैमर्ड टुगेदर। बस, हैमर्ड टुगेदर। हैमर्ड टुगेदर। कभी मोची के पास गए हैं चप्पल जुड़वाने? खालिद भाई, कभी मोची के पास गए हम? वेरी गुड मारिया। हैमर्ड टुगेदर। वो समन बॉन्ड लगाकर हथौड़ा क्यों मारता है? एक कॉमन सेंस की बात है। समन बॉन्ड बाहर निकालने के लिए। समन बॉन्ड बाहर निकालने के लिए क्यों मारता है हथौड़ा? ताकि वो उसके साथ चिपक जाए। समन बॉन्ड बाहर नहीं निकले। तो अब यहां पर ये हथौड़ा मार रहे हैं पानी निकालने के लिए। सोचने वाली बात है। देन सोक्ड इन वाटर एंड हैमर्ड टुगेदर, ताकि ये इनमें से पानी निकल जाए। हथौड़े मार के पानी निकाला जाएगा। आओ अब अपने एमसीक्यूज को पढ़ो।
वो क्यों कह रहा है कि भाई हथौड़े मारे, क्यों मारे भाई हथौड़े, व्हाई डिड मैन्युफैक्चरर्स हैमर द पपायरस? पहला सवाल। कॉमन सेंस टू रिमूव वाटर फ्रॉम द पिथ स्ट्रिप्स? नहीं सर। टू पोजीशन द लेयर्स, ताकि उनकी लेयर्स की पोजीशन सेट हो जाए। टू अलाउ, ताकि उनको आसानी से काटा जा सके। नहीं सर, काटने की तो कोई बात ही नहीं हुई है। टू ज्वाइन द लेयर्स ऑफ पिथ स्ट्रिप्स टुगेदर, हैमर टुगेदर। समझ आई कॉमन सेंस? और उसके बाद जो उसने वर्ड इस्तेमाल किया, वर्ब हैमर टुगेदर का मतलब होता है जुड़ जाना। सो योर आंसर गोज विद बी। आपने एमसीक्यूज को करने की टेक्निक समझ आ रही है? आपको ए बी सी डी नहीं पढ़ना होता पेपर में। ये पढ़कर तुम अपने दिमाग में और ऐसा डेटा एंटर कर देते हो जिससे तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम स्टेटमेंट कौन सा पढ़ो, ऑप्शन कौन सा पढ़ो, जवाब क्या लिखो। समझ आ रही है? कभी भी पेपर में एमसीक्यूज के ऑप्शंस को पैराग्राफ पढ़ने से पहले मत पढ़ना। दीज आर द टेक्निक्स। आप पहले पढ़कर देख लीजिएगा, देखिएगा कैसे बर्बाद होंगे आप। अभी 9 आउट ऑफ 9 रीडिंग में जो आए हैं, उस वो इसी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आए। ठीक है, ताज़ा ताज़ा 9 बैंड्स आए, तो आप हमारी टेक्निक्स पे यकीन कर लें। चले भाई, आइए चौका लगाते हैं। कैसे लगेगा चौका? 3 नंबर की फिलिंदा ब्लैंक्स। स्कैनिंग आप लोगों को बता चुके हैं, जल्दी से आप लोग स्कैन करेंगे। देखें, यहां पर लिखा हुआ है सेलुलोज। जी सर, बिल्कुल याद रखें, हेडिंग भी बतानी है तो थॉरो रीडिंग करेंगे, ताकि हमारी हेडिंग भी हमारे जहन में आ जाए। इन मॉइस्ट क्लाइमेट सेलुलोज रिच शीट्स ऑफ पपायरस वुड इज रीडली डिके। डिके का मतलब समझते हैं? डिके यानी कि तबाह हो जाना, खत्म हो जाना, खा जाना कीड़ों का। डिके लिखा हुआ है, एंड इन सम कंडीशन विल बी डिस्ट्रॉयड। डिके इज इक्वल टू डिस्ट्रॉय बाय फंगल ग्रोथ और बी कंज्यूम्ड बाय। अच्छा देखो, यहां पर सेंटेंस खत्म हो रहा है। टेक्निक नोट करना। वेरी गुड लारेब, यू हिट द बुल्सआई। टेक्निक क्या कह रही है? जुमला खत्म हो रहा है, वहां जाओ। डिके कवर्ड बाय मोल्ड और फुल ऑफ होल्स फ्रॉम अटैक्स बाय, कंज्यूम्ड बाय इंसेक्ट्स। अच्छा, जुमला खत्म हो रहा था, आपने भी कहा जुमला खत्म हो रहा होगा, वहीं पर आपका जवाब था। ठीक है, ये अब डिके हो गया। बट इन ड्राई क्लाइमेट्स सच एज मिडल ईस्ट, पपायरस इज अ स्टेबल रॉट रेजिस्टेंस राइटिंग सरफेस। वहां आगे लिखता है, हाउएवर इट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड इन एन एनवायरमेंट दैट इज ड्राई। इट हैज बीन फाउंड इन अ 5000 ईयर ओल्ड डैश इन इजिप्ट। आगे इजिप्ट चाहिए मुझे, देखो। द अर्लीस्ट नोन, the earliest known roll of papyrus was found in the, it has been found in a, it has been found in the, in a, बेटा कहाँ जा रही हो खुशी, बेटा कहाँ जा रही हो? The earliest known roll of papyrus scroll was found in the, it has been found in a, अर्लीस्ट उन्होंने 5000 ईयर ओल्ड को अर्लीस्ट कर दिया। इन अ टूम, टूम, टूम इन इजिप्ट, इन ऑफ एन ऑफिशियल कॉल डैश विच वाज देन द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ इजिप्ट। समरी है ना, तो उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को गायब कर देते हैं वो लोग। और इजिप्ट, उसके बाद कहता है, फिर कहता है, क्या कहता है देखो, papyrus documents were preserved following a huge dash in 79 CE. क्या चीज? which was then capital around 5000 years. In 79 CE, nearly 2000 papyrus scrolls in the library of Gelus were protected. अच्छा देखो, यहां पर अब कौन सा वर्ड आया? प्रोटेक्टेड। यहां पर कौन सा वर्ड आया था? डिके। डिके का मतलब तबाह हो जाना, प्रोटेक्ट का मतलब हिफाजत से उसको रखा गया। प्रोटेक्टेड एट बाय द एश फ्रॉम द कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है ह्यूज। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है ह्यूज। आगे बढ़ो। कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफिक क्या? ऊपर जाओ, टॉप पे देखो। कैटेस्ट्रॉफिक इरप्शन, वो पहाड़ों से लावा निकलता है। कैटेस्ट्रॉफिक इरप्शन ऑफ माउंट
डैश। तो a huge dash, a huge, a catastrophic, लिख लो अपने पास, huge is equal to catastrophic और eruption. Your answer is eruption, not ash. अच्छा, अब आइए इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग बताइए। आपने जब ये दो वर्ड्स पढ़े, देखो कीवर्ड्स पढ़ो, यहां पर डिके और यहां पर प्रोटेक्टेड, तबाही भी हो रही है और इसको बचाया भी जा रहा है। तो बताओ ये दो वर्ड्स तुम्हें कहाँ मिल रहे हैं? डिके और प्रोटेक्टेड, डिके और प्रोटेक्टेड। वेरी गुड आमना, वेरी गुड लारेब। देखो डिके इज अ नेगेटिव वर्ड, प्रोटेक्टेड इज अ पॉजिटिव वर्ड। तुम्हें दो वर्ड्स मिलेंगे जिसके दोनों के मीनिंग सेम है, और डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हारे सामने आ रहा है, ये देखें खालिद भाई। प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन, प्रिजर्वेशन प्रोटेक्टेड, डिस्ट्रक्शन डिके। अच्छा, यही डिके यहां पर देखो डिस्ट्रॉय का वर्ड इस्तेमाल किया गया था, तो वहां से तुम्हारे जहन में रहना चाहिए था डिके इज इक्वल टू डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स। दिस आंसर गोज विथ 7। चलिए, अब आपके पास बर्निंग लाइब्रेरीज रह गई हैं, बर्निंग लाइब्रेरीज। अब अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं जल्दी से जाता बर्निंग लाइब्रेरीज पर और इस वाली बात पर। देखें बर्निंग लाइब्रेरीज, ये रहा। अब अब बेहतर ही होगा आप पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए, वहां स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। राइटर इज सजेस्टिंग दैट, राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है? कहता है for thousands of years, governments, despots, and conquerors have resorted to burning libraries and books. Why? To rid themselves of inconvenient evidence or obliterate cultures and ideas that they found politically, morally, religiously unacceptable. ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, अगर आपको याद हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम लाइब्रेरीज को निशाना बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि आने वाली नस्लें मुसलमानों की इस बात से ना वाकिफ रहें कि उनकी हकीकत क्या थी। यहाँ पे भी उन्होंने यही बात लिखी है, टू रिड देम सेल्फ ऑफ, वो छुटकारा हासिल करना चाहते थे उन एविडेंस से, वो मिटा देना चाहते थे उन बातों को, उन नजरियात को जो उनको सियासी, समाजी, मजहबी एतबार से नाकाबिले कबूल थे। बात समझ आ गई? बहुत अच्छे से अगर आपने इसको पढ़ा, समझ लिया। आइए, when referring to burning libraries and books, the writer is suggesting that information can be used for harm। जो इंफॉर्मेशन थी उसको किसी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था और अच्छे तरीके से भी। न्यू वेज मस्ट बी फाउंड टू इंश्योर इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट, नए तरीके तलाश लाजमी तौर पे करने चाहिए कि इंफॉर्मेशन हमारी खोए ना। कल्चर नॉलेज डिपेंड्स ऑन मोर देन रिटन टेक्स्ट, जो हमारी कल्चर नॉलेज है वो टेक्स्ट पे ज्यादा डिपेंड करती है। या गवर्नमेंट्स, डेस्पॉट्स, कॉन्करर्स, कौन लोग हो गए? दोज इन पावर may wish to keep others in ignorance, चाहते थे कि लोग नावाकिफ रहें। इग्नोरेंस, उनको नावाकिफ रखना चाहते थे। may wish to keep others in ignorance, किसके साथ जाएंगे? आप ना, वेरी गुड। बाकी लोग खुशी। देखो, हमने ABCD नहीं पढ़ना होता, हमें डेटा पढ़ना होता है। डेटा को पढ़ेंगे, जवाब मिल जाएगा। चलिए, मिल गया आपको, मुबारक हो। अब आप beside list of heading, beside their use in record keeping, जैसे ही आपने पढ़ा beside their use in record, papyrus stems were used in many other aspects। आपको कीवर्ड मिल गया, अब बताइए किस हेडिंग के साथ जाएंगे? beside their use, जब यूज का वर्ड आपको मिल गया तो आप यूज ऑफ papyrus for range of purposes,
पहली ही लाइन से आपको मिल गया, और ऐसा अक्सर मिलता है, जब जितना आगे जाएंगे आपको ऐसे अक्सर नजर आएंगे. बिसाइड देयर यूज इन रिकॉर्ड कीपिंग, papyrus systems were used in many other aspects of like boat construction and making ropes. ठीक है भाई, मिल गई लिस्ट ऑफ हेडिंग. अब तुम किसके ऊपर शिफ्ट हो जाओगे? अपने एमसीक्यूज के ऊपर. ये रहा एमसीक्यूज. कहाँ क्या लिखा हुआ है? ये रहा. द राइटर्स रेफर टू डैश टू इलस्ट्रेट द पॉइंट दैट. क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट. देखो जब ये दैट आता है ना तो तुम्हें वहां पे भी मुमकिन है दैट मिले. कहता है थॉर हाइड्रल attempted to cross the Atlantic from Morocco in the boat Ra to show the point that it was possible for mariners in ancient time to cross the Atlantic Ocean. Ra was made of bundle of papyrus stems and model on ancient Egyptian craft. अटलांटिक ओशन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा ओशन है भाई. और वो कह रहा है इट वॉज पॉसिबल फॉर मरीनर्स इन एंशियंट टाइम टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन. अब बात समझिएगा, वो क्या शो करना चाहता था, क्या बात, किस बात को जाहिर करना चाहता था? दैट papyrus could be used as food as on long. खाने के लिए. सर खाने की तो आपने कोई बात ही नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? खाने की कोई बात की है मैंने? की है भाई खाने की कोई बात? सोच लें. नहीं सर, खाने की कोई बात नहीं है. कैन बी यूज एज फूड, नहीं सर. अच्छा, द एंशियंट ऑलरेडी हैड एडवांस. मैंने कहीं पर ये बात की है उनके पास एडवांस नेविगेशन स्किल्स थे, नहीं सर. मैंने कोई एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बात की है, नहीं सर. देखो ये वर्ड्स आई नहीं है जबान पर, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है चीजों को एलिमिनेट करना. सर आपने एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की बात नहीं करी, नेविगेशन स्किल्स की बात नहीं करी, कैन बी यूज एज अ फूड. लेकिन अगर आप इस बात को पढ़ें तो आप अपनी बात को मैच करेंगे. देखें, इट वॉज पॉसिबल. papyrus could be used to build boats for long sea journeys. It was possible for mariners in ancient time to cross Atlantic Ocean. मतलब अटलांटिक ओशन को पार किया जा सकता था papyrus की बनी हुई बोट के अंदर. papyrus could be used to build boats for long sea journeys. Your answer goes with C. आ गई बात समझ? 2 नंबर का सवाल आपके पास रह गया है. व्हाट डज द राइटर कंक्लूड. और फिर उसके बाद देखिए ई को पढ़िए. 2 पैराग्राफ है तो लाजमी सी बात है इसके अंदर आपको मिलेगी लिस्ट ऑफ हेडिंग. True paper was probably invented in China in the 1st century CE. Like papyrus, it was constructed from a meshwork of plant fibers, but the Chinese used fiber from white mulberry tree, which yield a tough flexible material that could be used, folded, stretched, and compressed. और इस adoption से, the adoption of this paper by Western culture, चल भाई निकल, papyrus obsolete. पपायरस को यहां से अल्लाह हाफिज कह दिया गया. अब बताइए, पपायरस ऑब्सोलीट जब हो गया तो अब ये पपायरस का क्या शुरू हो गया? जब कोई चीज ऑब्सोलीट कर दी जाती है, मार्केट से बाहर कर दी जाती है, तो बताइए ये क्या है? सो दैट इज द, सोच ले निमरा, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ पपायरस यूज. दैट्स द डिक्लाइन. ठीक है, चलिए अब इसकी जो है वो लिस्ट ऑफ हेडिंग को कहता है. व्हाट डज द राइटर कंक्लूड अबाउट papyrus टुडे. कहता है इट इज बेटर फॉर द एनवायरनमेंट देन यूजिंग पेपर. इट्स सिग्निफिकेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स रोल. हम गलती कर रहे हैं, हम ABCD पढ़ने बैठ गए. हमको पहले पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ. ये गलती ना कीजिएगा पेपर में जो अभी हमसे हुई, हम उसके लिए माजरत ख्वाह हैं. व्हाट डज द राइटर कंक्लूड. कंक्लूजन हमेशा एंड में होती है. कहता है व्हाट papyrus मेक्स नोटवर्दी फॉर वेस्टर्न सोसाइटीज नाउअडेज. देखो मैंने कौन सा वर्ड पकड़ा? टुडे. मैंने यहां पर कौन सा वर्ड पकड़ा? नाउअडेज. देखो वर्ड को मैं वर्ड से मैच करता हूं, कुछ ना कुछ मिलता है. What
does the writer conclude about papyrus? What makes papyrus noteworthy for Western societies? कहता है nowadays is it is it's used as the surface upon which our ancestors recorded their lives. ये वो सरफेस है जिसमें हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जिंदगियों को लिखा, इसीलिए ये आज भी हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। माना इसका इस्तेमाल कम हो गया है, देयर आर्ट एंड साइंस, देयर लाइव्स, देयर आर्ट एंड देयर साइंस, तो इसलिए आज भी इसको थोड़ी सी अहमियत हासिल है। अब नोट वर्दी का मतलब समझ लो, उस नोट वर्दी का तुम्हें सिनोनिम वहां मिल रहा है, ये चीज। वेरी गुड खालिद भाई, आप पहुंच गए, जबरदस्त। रिकॉर्डेड देयर लाइव्स, ये पास्ट की बात हो रही है। recorded their lives, their art and their science, इसका सिर्फ ये कनेक्टेड माजी से है, इसका ताल्लुक माजी से है, लेकिन ये अहमियत की हामिल है क्योंकि इस पे हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी जिंदगियों को लिखा था, अपनी कला को, अपनी साइंस को इस पे लिखा था। इट मीन्स इट्स सिग्निफिकेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स रोल इन द पास्ट। मैंने कोई ऐसी बात नहीं करी कि ये इसका इस्तेमाल जो है हम करते रहे इन शोर टू स्टे इन यूज, मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी। इट इज स्टिल द बेस्ट राइटिंग सर्विस, अभी भी ये बेस्ट राइटिंग सर्विस, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। बेटर फॉर एनवायरनमेंट, ऐसी कोई बात ही नहीं की। कभी नहीं समझ आया करे तो ये वाला रूल अप्लाई किया करो, बेटर फॉर एनवायरनमेंट, बेस्ट राइटिंग सर्विस, स्टे इन यूज, कहाँ मैंने बोला भाई, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो जब तुम इन तीन बातों को इग्नोर कर दोगे सर ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर तुम अपने जवाब पर पहुंच जाओगे। कभी नहीं समझ आ रहा हुआ करे ना, तो ये वाली टेक्निक अप्लाई किया करो, ये कहलाती है एलिमिनेशन रूल। कहीं पे भी चले जाओ, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का जो तरीका है, चाहे किसी भी पेपर में करो, वो होता है एलिमिनेशन रूल। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो पेपर पैटर्न इस वक्त आपके सामने होता है, यही पेपर पैटर्न बार बार रिपीट होता है सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है ना, सो सेक्शन 3 का ये सदाबहार पेपर है। अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं एक और पेपर पर, और देखिएगा ये पेपर भी बिल्कुल इसी स्टाइल का है, इसी स्टाइल का है। देखते हैं, इसमें देखें लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स आ गई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आज लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल भी आ गया, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स भी आ गया। और दूसरा सवाल इसके अंदर भाई क्या है, यस नो और नॉट गिवन बराबर है किसके, यस नो और नॉट गिवन बराबर है किसके, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के। ठीक है ना, एक यस होगा, एक नो होगा, एक नॉट गिवन होगा, और एक अल्लाह बेहतर जानता है, और उसके बाद नीचे लगाना है चौका। बिल्कुल सेम स्टाइल लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप इसको सॉल्व शुरू कैसे करें। हाँ ये सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात करी, शुरू कहां से करें। भाई देखो, गलत स्टार्ट करोगे ना पेपर, तो फिर तुम सफर करोगे। तुम्हारा एक रोड मैप होना चाहिए जिसमें तुम्हें अपने पेपर को स्टार्ट करना है, कि पेपर ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, ऐसे स्टार्ट होगा पेपर। तो तुम मेरे हर सवाल को तवज्जो से देखा करो, सुना करो, समझा करो, और इस बात का फैसला किया करो कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। पहली बात, इस सवाल के पीछे कभी भी ना जब तुम्हारे पास तुम पैसेज 3 या सेक्शन 3 में और 3 आ जाए, तो बस इसका पहला स्टेटमेंट पढ़ लेना। क्यों, मैंने एक टेक्निक बताई है आपको, ये जवाब मिलेंगे सीक्वेंस में, ये सवाल जवाब सीक्वेंस में मिलेंगे, ये जवाब सीक्वेंस में मिलेंगे। तो अगर एक मिल गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा भी आएगा। यहां पर आपके पास हाई स्टाफ टर्नओवर, हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज अ पुअर मोरल, आपने दो तीन कीवर्ड्स को पढ़ लिया। क्या पढ़ा, हाई स्टाफ टर्नओवर, वन रीजन फॉर हाई स्टाफ टर्नओवर। मैंने थोड़ा सा नजर डाली अपने पहले पैराग्राफ पर, दूसरे पैराग्राफ पर, मैंने देखा कहीं कहीं मुझे नजर आ रहा है हाई स्टाफ टर्नओवर, क्योंकि लेकिन वो 32 है, तो मैंने कहा शायद मुझे दिख जाए। अगर मुझे टर्नओवर का मिल जाता तो बहुत अच्छी बात हो जाती। मैंने एक नजर डाली, ज्यादा नहीं, और मैंने ओके। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ट्यूज माइकल एंड स्टैफोर्ड, यहां मुझे इस पेज पे नजर नहीं आ रहे। आगे चलिएगा,
यहाँ पर देखते हैं, नहीं सर यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहे, आंखें खोल के देख लो बेटा, आंखें बड़ी नेमत है, नहीं सर कसम से तो झूठी कसमें मत खाया करो यार। ये देखो, लो भाई, 1 2 3 4 5, अबे यार मतलब हद हो गई यार, हद हो गई यार, हद हद कर दी इसमें। और क्या चाहिए भाई, मतलब 5 नंबर तुम्हें, पैसेज 3 के अंदर तुम्हें ऐसा सवाल मिल रहा है, दुआ करो अल्लाह करे ऐसे ही सवाल आ जाए। मिल गया आपको भाई, लगा देंगे, 5 चौका लगा देंगे, अभी लगाएंगे आपके साथ। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आ, ये, अब ये जो नाम है ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखें, ये जनरल और एकेडमिक वाले दोनों की तवज्जो हो, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने देखें ऐसे सवाल उठा रहा हूं मैं जो बराबर है जनरल और एकेडमिक वालों के लिए वेटेज में। ये सवाल आपको सेक्शन 3 और पैसेज 3 में दिखता है, सदाबहार सवाल है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये नाम दिख रहा है, गेरा नाम, आपको ल्यूकस मिल रहा है, जी सर ल्यूकस मिल रहा है। आपको एनजी, नहीं सर, मॉडरेट, नहीं सर, आंखें खोल लो ना, नहीं सर कसम से नहीं, ये देखो ये रहा। अच्छा एनजी, जी सर। अच्छा उसके बाद डेयरी, वो सर बिल्कुल आखिर में था अभी, लास्ट पैराग्राफ में, एनजी, ENZ, देखो ENZ, 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 वेयर आर यू? देखो ENZ तुम्हें कहाँ दिख रहा है, पीछे तो नहीं था, ENZ, NG और ENZ, मेरी आंखों को तो ENZ एंड सिगो मिला। उसमें दिमाग इस्तेमाल करना होता है ना। अच्छा देखो एक और देखो, यहाँ पर ये बात भी लिखी है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो इसका नाम दोबारा रिपीट हो गया, इसका नाम दोबारा रिपीट हो गया, और ये आ गया ENZ। देखो ये पेपर में काम कर लेना, और ये आखिर में डेयरी। अच्छा, अब कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन पाकिस्तान, अब जब उन्होंने लिख दिया है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो मुमकिन है कि एक बात, एक लेटर 2 दफा इस्तेमाल हो जाए। ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि एक लेटर एक से ज्यादा मर्तबा इस्तेमाल हो जाए। तो अब यहां पर आप देखिए, गौर से तवज्जो से देखिए, अगर मैंने इसका फर्ज कर लो जवाब लिखा A, इसका B, ठीक है, एक चीज सिखा रहा हूं, इसका C और इसका D। अच्छा मैं कोई एक लेटर रिपीट करूंगा तो मैंने D लिख दिया, तो मेरे कितने राइटर्स बेकार हो गए? 2 राइटर्स, कोई से 2 राइटर्स ऐसे होंगे दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो मुझे सिर्फ 4 राइटर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। मैंने फिर समझा रहा हूं, देखो 5 स्टेटमेंट्स हैं, कहा जा रहा है कि एक लेटर रिपीट होगा, तो मैंने A B C D लिखा, एक को रिपीट करूंगा तो मैंने 4 राइटर्स के नाम इस्तेमाल किए ना, 4 रिसर्चर्स के, यानी कि 2 रिसर्चर्स मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है। अब वो कौन से 2 रिसर्चर्स वेस्ट ऑफ टाइम है मुझे नहीं पता, आई रियली हैव नो आइडिया। लेकिन अब अगर मैं मार्किंग स्कीम्स निकालूं तो मुझे यहां से तो मिल रहे हैं 5 नंबर। अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए आप पहले 5 नंबर पे काम कीजिएगा। 5 नंबर के बाद ये छोटा सा पैराग्राफ है और इसमें डेयरी लिखा हुआ है, देखो टेक्निक्स नोट करते रहा करो। तो मैं इस सारे नामों को बातों को पढ़ूंगा, फिर मैं डेयरी को पढ़ूंगा। ठीक है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। और उस सर, और व्हाट अबाउट वो सर, वो वन वन रीजन, वो 4 नंबर ही मुझे कोई टेंशन अभी नहीं है, क्योंकि वो 4 नंबर मुझे इस पेज पर, देखो 5 नंबर ये रहे, 6 नंबर हो सकता है डेयरी में से कुछ मिल जाए, ENZ भी बैठा हुआ है यहाँ पर, और तो कुछ भी नहीं है। फिर इसका मतलब ये कि सारे नंबर फिर यहाँ छुपे हुए हैं पहले वाली पेज पर। ठीक है, चलो अब पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते, हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। आप लोग स्कैनिंग करना शुरू करें। देखो मैं क्यों कहता हूं फिल इन द ब्लैंक्स कर लो,
तुम्हारे पेपर में पार्ट पैसेज 1 में भी आ रही है, पैसेज 2 में भी आ रही है, पैसेज 3 में भी तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स आ रही है। 13 से 14 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। खुशी बेटा, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आपको समझ आता है 3 से 4 हफ्तों में जाके, क्योंकि उसमें दिमाग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है और वो हम बहुत कम करते हैं। अभी आप सिर्फ आंखों का इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए अमेरिकन चेन ऑफ डैश। तुम अब लोग इतने चीते हो गए हो, तुम लोग खुद जाकर बता दोगे किस चीज की चेन की बात हो रही है। जाओ पढ़ो, खुद ही बता दोगे। देखो, एक वर्ड लिखना है। मदिया छा गई आप भाई, फायजा सोच लें, देखें ये गलती मत कीजिएगा। चेन ऑफ किसकी, किसकी चेन, मैं ये वर्ड लिखूंगा। शुक्रिया। अब ये स्पेलिंग भी सही लिखे ना भाई, कल को ये स्पेलिंग भी अभी से याद करें। ये चेन ऑफ अबे यार हद हो गई, विनेश बाइक कहाँ से आ गई यार। यू रियली मेड मी लाफ। यहाँ पढ़ना है ना बाइक की चेन तुम्हें गले की चेन भी होती है भाई। यहाँ पर पढ़िए, फोकसिंग। देखें, रिसर्च ऑन स्टाफ इन एन अमेरिकन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। अच्छा, मुझे इसमें से सिर्फ फिलिंदा ब्लैंक्स चाहिए, मुझे और कोई टेंशन नहीं है, और कुछ भी नहीं मिलेगा। दे डिस्कवर्ड दैट एक्टिविटीज डिजाइन फॉर स्टाफ टू हैव फन इम्प्रूव देयर। बताओ दूसरे पैराग्राफ, दूसरी लाइन के अंदर क्या चीज इंप्रूव होती है। वेरी गुड, जबरदस्त। It was found that the fun activities had a favorable impact on performance. They discovered that activities designed improve their performance. Very good. उसके बाद कहते हैं एंड द मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट लेड टू बी लोअर स्टाफ। लोअर का मतलब देखो, कोई ऐसा वर्ड तुम्हें मिलेगा जो लोअर, लोअर का हमेशा मैंने वर्ड देखा है डिक्रीज का वर्ड हो या उसका कोई सिनोनिम तुम्हें शायद टकरा जाए। देखो, लोअर तुम्हें मिलेगा, लोअर। लेड टू लोअर, लोअर 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 लोअर, रिड्यूस। मैच होना शुरू हो गया ना जहन में सिनोनिम्स। 2 से 3 दिन के अंदर मैचिंग शुरू हो गई है। लोअर, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग टर्नओवर। स्टाफ, सिर्फ आपने वन वर्ड लिखना है, टर्नओवर। एस लगा हुआ है टर्नओवर में, नहीं लगा हुआ, बिला वजह में लगा रही हैं आप। अच्छा, फिर they also found that the activities needed to fit with both the companies। अच्छा, कंपनी का दूसरा वर्ड याद रख लो। कंपनी की जगह पर ये ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं और यहां पर एपोस्ट्रॉफी लिखा हुआ है। तो जरा जाओ एपोस्ट्रॉफी देखो या कंपनी का सिनोनिम पकड़ो। एंड द डैश ऑफ द स्टाफ, देखो केयरफुली। वेरी गुड, पहुंच गई आप। कंपनी का सिनोनिम आपने पकड़ा। कंपनी का क्या लिखा हुआ है, नीडेड टू फिट विद बोथ द कंपनीज। यहां पर लिखा हुआ है मस्ट बी केयरफुली अलाइंड विद। वहां देखो, फिट विद, अलाइन विद, बोथ। बोथ मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशनल कंपनीज गोल्स एंड द डैश ऑफ द स्टाफ, यानी स्टाफ इज इक्वल टू एम्प्लॉय। लिख लो अपने पास, स्टाफ इज इक्वल टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टाफ। अब बैलेंस, बात खत्म, लगा दिए, 5 नंबर मिल गए। ये पैसेज 3 के अंदर हुआ आपके साथ। आ गई बात समझ। चलिए, अब हम करने जा रहे हैं, अब देखो मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूं। मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स। सर वो तो करे ना, यस नो नॉट गिवन। भाई टेंशन क्यों लूं मैं। देखो, यस नो नॉट गिवन में दिमाग का इस्तेमाल है और दिमाग का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, और मैं भी आपका दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम करवाता हूं, आज करवाऊंगा थोड़ी देर के लिए। अब मुझे ये बात पता है कि ये जो बात है ये 5-6 लोगों ने कही है, तो मैं तो सिर्फ उन लोगों को जाकर पढ़ लूंगा। लेकिन जो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन होते हैं या यस नो और नॉट गिवन होते हैं, उसको तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना भाई। तो मेरे लिए उसका टाइम मेरा बर्बाद होगा, तो मैं टाइम को बर्बाद नहीं करना होता पेपर में। आप एक आसान रास्ते से चलते हैं कि यार ये चीज मुझे पहले मिल जाएगी, तो अब आप इन 6-5 नंबर को देखें 5 मिनट में कैसे आप लेंगे।
5 मिनट में आपने ये निपटाया, शायद लेस देन इन 5 मिनट्स आप लोग पेपर में कर लेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आप अगर इस प्लान के चलते 10 नंबर मिल गए यार, सिर्फ 4 नंबर ही तो ले जाएंगे, फिर आराम से 10 मिनट में ढूंढते रहना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, चलें अब आ जाइए। होटल मैनेजर्स नीड टू नो व्हाट वुड इनकरेज गुड स्टाफ टू रिमेन। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, उसको जहन में बिठा लो। जब तक हम एक दूसरा दूसरा वर्ड पढ़ो, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, जहन में बिठाओ। हम एक बस बिठा लो, जहन में बिठा लो जल्दी जल्दी सारी चीजें। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द एक्शंस ऑफ मैनेजर्स मे मेक स्टाफ फील दैट दे शुड नॉट मूव टू अनदर डिफरेंट एम्प्लॉय। ये अगर बातें अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखोगे, तुम्हें फायदा होने वाला है, ये तुम्हें फायदा पहुंचाएंगी चीजें। इसको अपने जहन में सेव करते रहो, क्योंकि जब अभी तुम जैसे राइटर्स को पढ़ोगे, तुम्हारी बातें फौरन क्लिक करेंगी, फौरन। लिटिल इज डन इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टू हेल्प वर्कर्स इंप्रूव देयर हेल्थ, improve their skills. Staff are less likely to change jobs if cooperation is encouraged. Dissatisfaction with pay is not the only reason why hospitality workers change jobs. This is not the only reason that they change their jobs. पढ़ लिया आपने, जहन में सेव कर लें। आइए अब आप देखें जादू। सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप जवाब देंगे, सिर्फ 5 मिनट में, इन 5 ब्लैंक स्टेटमेंट्स का। ये मुझे बहुत आसान लगता है। देखो एमसीक्यूज आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? हमें पता है कि ये डाटा इधर ही लिखा हुआ है, इसी को पढ़कर जवाब मिलेगा। अब मुझे पता है मैंने इन 6 लोगों की बातों को पढ़कर ही जवाब देना है, तो ये तो आसान है ना, मुश्किल नहीं है। वो बस हमारी एक प्रैक्टिस का नहीं होती है, या हमारे लैंग्वेज स्किल्स हमको कभी सपोर्ट नहीं कर रहे होते। जाओ, कहता है डेरी हैज रिकमेंडेड सेवरल एक्शंस दैट कैन बी अडॉप्टेड एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। पढ़ो। Organizational level to retain good staff as well as assist in balancing work and family. Those particularly appropriate to hospitality industry include adequate breaks during the working day, staff functions that involve families, and providing health and well-being opportunities. जब आपने इन सारी बातों को पढ़ा, अब ये छोटा सा पैराग्राफ था, इसको हमने पहले पढ़कर फारिग कर दिया कि इसमें से हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। देखें, डेयरी, डेयरी की बात आपको कोई मैच होती हुई नजर आ रही है दूर दूर तक कि डेयरी ने कोई बात की है? मुझे तो कहीं दूर दूर तक ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि कोई इसमें से कोई सी भी बात हो जो डेयरी की हो। निकाल दिया इसको, पढ़ते निकाल दिया, टेंशन लेस हो गए कि यार एक राइटर तो गया। अब आपके पास ऊपर कौन सा राइटर है? आपने ईएनजी यहीं पर लिखा हुआ है, मैंने कहा ईएनजी को उठा लो, यहां से ईएनजी को यहीं से उठा लो और पढ़ लो। चलो क्या कहता है, चलिए। कहता है इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर होटल मैनेजमेंट to develop HRM practices, enable them to inspire and retain competent employees. This requires an understanding of what motivates employees, what motivate employees at different levels and different stages of their career. This implies that it is beneficial for hotel managers to understand what practices most favorable to increase employee satisfaction and retention. अब आपने जब इस बात को पढ़ा एनजी ईएनजी की, तो अब आप बताइए आप किसके साथ जा रहे हैं? आपको इसमें कीवर्ड्स भी मिल गए,
कौन से? रिटेंशन, अंडरस्टैंड मैनेजर्स, होटल मैनेजर्स, होटल मैनेजर्स इस बात को अंडरस्टैंड करें, जाने कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बात है जो आपके एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करती हैं कि वो आपके पास रहें। बताइए। समझ, अगर समझ आ जाएगी तो आप फौरन जवाब दे देंगे, सर ये वाली बात। व्हाट होटल मैनेजर्स नीड टू नो, व्हाट इनकरेज गुड स्टाफ टू रिमेन, वहीं पर रहे, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। ये बात किसने कही भाई? ये बात कही, अब जिसने ये बात कही, जवाब कैसे लिखोगे? जवाब लिखोगे यहां पर ई, जिस राइटर ने, रिसर्चर ने कही। आगे मुझे मॉडरेट भी मिल रहा है एक, और इसकी बात देख लेते हैं, कोई इसकी बात है। कहता है इसकी एक बात है, ये तो हमारे पास है ही नहीं। कहते हैं दीज इंक्लूड वर्किंग कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी, व्हेन दीज फैक्टर्स आर अनफेवरेबल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन may result significantly. Just fulfilling the needs does not result in satisfaction, but only in reduction of dissatisfaction. अधूरी सी बातें मिल रही हैं। और some conditions are particularly troubling luxury hotel markets where high quality service requiring a sophisticated approach recognize a critical source of competitive advantage. Since the services of hotel employees represent their industry, this representation has commonly been limited to guest experience. This suggests there is a dichotomy between the guest environment provided in luxury hotels. It's a waste of time. हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर और भी राइटर्स हैं। अब पहले राइटर की तरफ जा रहे हैं। हमारे जहन में स्टाफ टर्नओवर का वर्ड रखा हुआ है, स्टाफ टर्नओवर। अब ये देखें, इसकी ये पहली बात हम पढ़ रहे हैं। Emphasizes that in order to succeed in a global business environment, organization must make investment in HRM to allow them to acquire employees who possess their skills, capabilities than their competitors. This investment will be to their competitive advantage. Despite this recognition of the importance of employees' development, the hospitality industry has been dominated by underdeveloped HR practices, ल्यूकस। अब देखिए, ल्यूकस की भी बात आ गई। आपको इसके अंदर प्रेफर की कोई बात मैच होती हुई नजर आई? नहीं नजर आई। ल्यूकस की कोई बात मैच होती हुई नजर आ रही है? डिस्पाइट दिस रिकग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस, बावजूद इसके, the hospitality industry has historically been dominated by underdeveloped HR practices. Underdeveloped का मतलब समझते हैं? Underdeveloped, 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 यहीं से भी आपको नजर आ रहा है underdeveloped। कि ल्यूकस की कोई बात आपको मैच होती हुई नजर आ रही है? अगर आप अंडर डेवलप से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकली बीन डोमिनेटेड बाय अंडर डेवलप्ड एचआर प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये क्या है? इट मींस लेस little is done in the hospitality industry to help workers improve their skills. Underdeveloped HR practices means little is done in the hospitality industry to help workers improve their skills. आ गई बात समझ? आगे चलिए। अब ल्यूकस की एक और बात आ रही है। ल्यूकस also points that substance practices does not appear to be designed foster constructive relations to employees to a present managerial level approach that enables developing and drawing the full potential of people. Even though employees may be broadly satisfied with many aspects, Lucas in addition or maybe result in high employee turnover. मिल गया high employee turnover? मैंने कहा था ये वर्ड मेरी जबान पर आना चाहिए, हाई स्टाफ टर्नओवर। अब यहाँ पर क्योंकि कोई और दूसरी बात तो है नहीं, मुझे तो अब दूसरा मॉडरेट्स के पास जाना था दूसरे नाम पर, लेकिन मैंने कहा ये पैराग्राफ क्यों लिखा हुआ है, तो ये लिखने की वजह वो थी। अब आपका यस नो और नॉट गिवन आ रहा है, इसको अच्छे से पढ़ना फिर जवाब देना। कहता है
High staff turnover has been a recurring problem throughout the hospitality industry. पढ़िए और जवाब दीजिए. One reason of high staff turnover in the hospital industry is poor morale. आगे पढ़ो, क्या ये इसकी वजह poor morale है? Among the many cited reasons are low compensation, inadequate benefits, poor working conditions, and compromised employee morale and attitudes. जवाब दे दीजिए, yes और no. मिल गया ना, उसमें एक रीजन आ गया ना. वन रीजन, बहुत सारे रीजन हैं लेकिन उसमें से एक रीजन क्या नजर आया? High employee turnover has been a recurring problem throughout the industry among many cited reason. एक तो लो कंपनसेशन है, इनएडिक्वेट बेनिफिट्स है, पुअर वर्किंग कंडीशंस है, एंड कॉम्प्रोमाइज्ड एम्प्लॉय मोरल, यानी कि पुअर मोरल. तो अब जवाब में यस लिखना है, ट्रू नहीं लिखना होता, यस लिखना है. अगर ऊपर आपको यस, ये सिर्फ आपको एकेडमिक में नजर आता है, यस नो और नॉट गिवन, फर्क कोई भी नहीं है वही चीज. अब मेरे जहन में कौन सी बात रहेगी? Research has shown that staff have a tendency to dislike their workplace. अब मेरे जहन में कौन सी बात रहनी चाहिए? रिसर्च और वर्कप्लेस. अब मैं आगे पढ़ रहा हूं. देखो, मैं इसको ढूंढूंगा नहीं, मैंने इसको ढूंढना नहीं है. मेरा फोकस लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स है, मेरा फोकस लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स है. अब मैं एनजी को पढ़ रहा हूं. एनजी demonstrated that managers provide recognition to employees, motivate employees to work together and remove obstacles preventing their effective performance. Employee feel obligated to stay with the company. बता दो ना, मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू द एम्प्लॉयज, शाबाशी देता है, मोटिवेट करता है, उनकी रुकावटों को खत्म करता है और उनको अप्रिशिएट करता है. एम्प्लॉय फील मोर ऑब्लिगेटेड टू स्टे विद द कंपनी. तो स्टे विद द कंपनी का मतलब दे शुड नॉट मूव टू डिफरेंट एम्प्लॉयर. ये बात किसने कही भाई? ये बात एनजी ने कही. तो आपने जवाब क्या लिख दिया इसका? दे शुड नॉट मूव टू डिफरेंट कंपनी. आगे चलिए. कहता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एम्प्लॉयज गिव्स देम कॉन्फिडेंस टू परफॉर्म देयर जॉब्स बेटर एंड देयर मोटिवेशंस टू स्टे विद द ऑर्गेनाइजेशन. Hospitality organization can therefore enhance employee motivation and retention through the development and improvement of working condition. वर्किंग कंडीशंस, मैंने कहा था आपको वर्किंग कंडीशन. देखो, ये स्टाइल ऑफ रीडिंग आपका होना चाहिए जब आप रीड कर रहे हो. मैंने कहा था वर्किंग कंडीशन वर्क प्लेस से रिलेटेड आ रहा है. अब मैंने रिसर्च और वर्क प्लेस चाहिए मुझे. आगे चलो. While it seems likely that employee reactions to job characteristics could be affected by the predisposition or to view their work environment negatively. देखा, वर्क एनवायरमेंट नेगेटिवली, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? नो एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस. स्टैटिस्टिक्स आती है. नो एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस. चलो जाओ. कहता है रिसर्च ने तो जाहिर किया है. वो कह रहे हैं भाई क्या हो गया? नो एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट दिस हाइपोथेसिस. देखें, रिसर्च हैज शोन. भाई अब बताओ, यस लिखोगे या नो लिखोगे? अब यस लिखोगे या नो लिखोगे? रिसर्च ने साबित किया है. नहीं भाई, नहीं साबित किया. वो कह रहे हैं ऐसा कोई एविडेंस नहीं है. अब मैं एन इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन जॉब सिक्योरिटी में स्टाफ सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स. एसी लगा दिया आपने, बाहर गार्ड्स खड़े कर दिए, अब आपका स्टाफ सेटिस्फाई हो जाएगा अपनी जॉब से. आइए. However, given the opportunity, many people will find something to complain about in relation to their workplace. There is a strong link between the perception of employers' particular factors of work environment that are separate from the work itself, including company policies, salary, and vacations. Such conditions are particularly troubling for the luxury hotel market, where high quality service require sophisticated approach as a critical source of competitive advantage. In a real sense,
The service of hotel employees represent their industry. This representation has commonly been limited to guest experiences. It is therefore, तीसरे पैराग्राफ पे चला गया हूँ. It is therefore for hotel management to develop HRM practices that enable them to inspire and retain competent employees. This requires an understanding of what motivates employee at different levels of management and different stages of their career. This implies that is beneficial for hotel management to understand what practices are most favorable to increase employee satisfaction. अच्छा, आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं an improvement in working conditions and job security में satisfy staff satisfied with job. उसने आखिरी बात जो लिखी यहाँ पर ऊपर, जो हमने आखिरी बात पढ़ी, आखिरी बात जो पढ़ी हमें लिखने की मौका नहीं दे रहा, आखिरी बात को दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपका जवाब आपके पास आ गया. कहता है वर्क एनवायरनमेंट दैट आर सेपरेट फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ इंक्लूडिंग कंपनी पॉलिसी सैलरी एंड वेकेशंस एंड इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी मेक्स स्टाफ सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स. वो कहता है इट्स अ सेपरेट फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ. सो एन इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग, ऊपर देखो और पीछे लाओ, पर्टिकुलर फैक्टर्स ऑफ देयर वर्क एनवायरनमेंट दैट आर सेपरेट फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ इंक्लूडिंग कंपनी पॉलिसीज एंड सैलरी. तो यहाँ पर 34 का जवाब क्या लिखेंगे जब उसने कह दिया इट्स अ सेपरेट थिंग. सो योर आंसर गोज विद यस और नो. सोच समझ के. वेरी गुड. यस, योर आंसर गोज विद नो. अब 35 का जवाब ऑटोमेटिकली क्या लिख देंगे, बगैर सोचे समझे 35 का जवाब क्या आ जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपने इसका जवाब लिख देना है नॉट गिवन. जब आपका पहला यस हो गया, दूसरा नो, तीसरा नो, और उसके बाद चौथा हलवा हो गया नॉट गिवन. यहाँ पर क्या रह गया था आपका, यहाँ पर होटल मैनेजर्स द एक्शंस, ये हो गया लिटिल इज डन, स्टाफ आर लेस लाइकली टू चेंज जॉब्स इफ कॉपरेशन इज एनकरेज. ये वाली बात किसने की है? Dissatisfaction with the pay is not the only reason. Dissatisfaction with the pay, कहीं पर पैसों की बात हमने पढ़ी, दूर दूर तक पैसों की बात हमने पढ़ी, आखिर में देखें दोबारा ही आ रहे थे, एनजी आ रहे थे दोबारा से, एनजी. यहां पर हमने ये वाली बात, इसमें इम्पैक्ट ऑफ फंड, एनजी की बात, मॉडरेस. यहाँ पर एक और बात मॉडरेस की पढ़िएगा. कहते हैं सच कंडीशंस आर पर्टिकुलर ट्रबलिंग क्रूशियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन अ रियल सेंस. नहीं, ये वाली बात नहीं मैच हो रही इससे. और एक बात और जो सबसे पहली है, वहां पर कोई नाम नजर आ रहा है, उसमें भी कोई नाम नहीं है. प्रेफर की बात, ल्यूकस की बात, एनजी की बात, अ, ड, 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 ये वाली बात भी हो गई. नो कंप्लेन, पॉल्यूशन, सच कंडीशंस. इसमें कौन कौन सी बातें हो गई हैं जिस जिसके हमने आंसर्स लगा दिए हैं, उसको हाईलाइट कीजिए. लिखने का मौका ही नहीं देता ये. अच्छा, होटल मैनेजर्स नीड टू नो, ये वाला हो गया था हमारा. द एक्शन ऑफ मैनेजर्स, ये वाली बात हो गई थी. लिटिल इज डन हो गया था. स्टाफ आर लेस लाइकली टू चेंज जॉब्स इफ कॉपरेशन इज इनकरेज्ड, ये वाली बात हमने कहीं पढ़ी थी. और वो बात कहाँ पर थी कि वो अब आपके पास स्टे करेगा, ये बात आपके जहन में आ रही है. इस बात को हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये लीजिए. ये हम अभी इसको पढ़ रहे थे, एनजी को पढ़ रहे थे, तो उसमें इसने एनजी ने कहा था यही वाली बात जो वो कहता है, दिस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड मैनेजर्स प्रोवाइड रिकॉग्निशन ऑब्लिगेटेड टू स्टे विद द कंपनी. जब वो ये कह रहे हैं ऑब्लिगेटेड टू स्टे विद द कंपनी, इट मींस स्टाफ आर लेस लाइकली टू चेंज जॉब इफ कॉपरेशन इज इनकरेज्ड. ये वाली बात यहाँ से भी मैच हो गई है ना.
यस, ये वाली बात यहाँ से भी आपकी मैच हो गई है। सो योर आंसर, ये बात कौन कह रहा है, ये बात क्योंकि एक राइटर का नाम रिपीट होना था तो इसकी ये बात इसने कह दी। डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पे, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पे, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पे, कहीं पर सैलरी की बात हमने की थी, सैलरी की बात, आइए सैलरी की बात तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो हमारे आंखों से उझल हो गई है। और ये बात, ये वाला पैराग्राफ हमने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से, आइएगा जरा पढ़िएगा। कहता है एम्प्लॉयज ऑल्सो हैव इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन नीड्स और मोटिवेटर्स, ये वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ा था हमने, आंखों से निकल गया। विच सच एज फैक्टर्स अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन, अनलाइक अदर फैक्टर्स, फैक्टर्स में आइडियली रिजल्ट इन जॉब सेटिस्फेक्शन। और ऊपर वाला भी नहीं पढ़ा हमने, आइए। कहता है पर्पस दैट पीपल हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ नीड्स, फर्स्ट बीइंग एक्सट्रीम मोटिवेशन फैक्टर्स रिलेटिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच वर्क इज परफॉर्म rather than the work itself. This include working condition and job security. When these factors are unfavorable, अब आप देख रहे हैं आपने दो पैराग्राफ्स को स्किप किया था, आंखों से निकल गया हमारे। तो देखें, job dissatisfaction may result significantly, though just fulfilling needs does not result in satisfaction but only in the reduction of dissatisfaction. कौन क्या कहा इन्होंने, देखो, when these factors, कौन से factors, these include working condition and job security. When these factors are unfavorable, job satisfaction may result, यानी के देखो, dissatisfaction with pay is not the only reason why hospital workers change their jobs. आपने देखा क्या गलती की हमने, इस पैराग्राफ को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, इस वजह से हम ढूंढते रहिए कहाँ गई। तो कुछ भी स्किप नहीं करना होता, स्किप करेंगे तो ढूंढते रहेंगे, तो वो यहाँ पर लिखा होगा। सो दिस वन गोज विद दिस, असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा। नाउ स्विचिंग टुवर्ड्स आइल्स लिसनिंग, अब आपका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। पानी वानी पी लें आप लोग।